राजकीय कला महाविद्यालय कोटा के बीए पार्ट थर्ड के हिंदी साहित्य के सभी छात्रों का आज इस कक्षा में हम एक बार फिर स्वागत करते हैं। छात्रों, आपका जो दूसरा प्रश्न पत्र है, हिंदी साहित्य का जो दूसरा प्रश्न पत्र है, उसका नाम है नाटक और निबंध। हमने नाटक विधान के अंतर्गत नाटक की संरचना पर प्रकाश डालने की आजकल हम कोशिश कर रहे हैं। नाटक में कौन कौन से तत्वों का होना आवश्यक है, इस पर हम प्रकाश डाल रहे हैं। पिछली कक्षाओं में हमने नाटक का के जो तत्व है उनमें से उसकी कथा वस्तु, पहला जो तत्व बताया था हमने वह है कथानक अथवा कथा वस्तु, उस पर प्रकाश डाला। उसके बाद में हमने नाटक का जो दूसरा तत्व है वह है पात्र अथवा चरित्र चित्रण, इस पर प्रकाश डालने की कोशिश की। उसके बाद में हमने नाटक का जो तीसरा तत्व है वह है कथोपकथन अथवा संवाद, इस पर प्रकाश डालने की कोशिश की। और छात्रों, आज इस कक्षा में हम बात करेंगे जो नाटक के लिए चौथा और महत्वपूर्ण तत्व है वह है देश काल वातावरण। एक नाटक में देश काल वातावरण का क्या महत्व होता है, ये नाटक के लिए क्यों आवश्यक है। अगर हम इस विषय पर बातचीत करें तो भाई देखिए, नाटक का जो ये चौथा तत्व है ये नाटक को अधिक विश्वसनीय बनाने का काम करता है। नाटक का जो चौथा तत्व है देश काल अथवा वातावरण, ये नाटक को अधिक विश्वसनीय बनाने का कार्य करता है। और छात्रों, ऐतिहासिक नाटकों की बात करें तो वहां तो इस तत्व का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। ऐतिहासिक नाटकों की बात करें तो उस दशा में तो जो देश काल वातावरण है, जो ये नाटक का चौथा तत्व है, इसकी महत्ता और अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि यही नाटक को अधिक विश्वसनीय बनाता है। नाटक में जो घटना घटित हो रही है, जिस परिवेश का चित्रण हो रहा है, उसके लिए, उसकी पुष्टि के लिए, उसको प्रमाणित करने के लिए कि घटना उस समय की है, उसको प्रमाणित करने के लिए एक नाटककार क्या करता है, उस समय की सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिवेश को अपने नाटक में स्थान देने की कोशिश करता है या अपने नाटक में उसका चित्रण करने की कोशिश करता है, ताकि वो नाटक अधिक विश्वसनीय बन पड़े। तो एक नाटककार क्या करता है कि उस समय की मतलब घटना और परिवेश की पुष्टि के लिए उस समय के तत्कालीन समय के सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिवेश को प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। वो उस समय की वेशभूषा, उस समय की भाषा आदि का चित्रण भी अपने नाटकों में करने का प्रयास करता है, ताकि उसका नाटक और अधिक विश्वसनीय बन सके। इसलिए ये जो तो चौथा तत्व है ये बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। और इसी के अंतर्गत आप देखेंगे कि जो अरस्तु का अगर हम जिक्र करें और संकलन त्रय का जिक्र करें, संकलन त्रय में तीन चीजों की आवश्यकता पर जोर दिया जाता है: स्थल, कार्य और समय। लेकिन डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार इसका विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि अरस्तु ने नाटक के लिए कार्य की इकाई की महत्ता को तो माना है, उसकी आवश्यकता पर तो जोर दिया है, लेकिन स्थल पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। और रही बात समय की, तो अरस्तु का यह मानना था कि एक नाटक सूर्य का एक चक्कर लगाने के बराबर, यानी एक दिन के बराबर, उस अवधि में या उससे कुछ अवधि में समेट लेना चाहिए, उसमें उसे पूरा हो जाना चाहिए। कहने का मतलब वो इतना ही कहते हैं कि मतलब एक नाटक को मतलब सूर्य की एक परिक्रमा यथासंभव ये कोशिश होनी चाहिए, या उससे कुछ अधिक समय में उसको मतलब नाटक को मतलब पूरी तरह से सीमित रखने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। लेकिन आधुनिक समय की बात करें तो भाई आधुनिक समय में संकलन त्रय का निर्वहन करना बहुत मुश्किल का
कार्य है। तो इस प्रकार जो देशकाल वातावरण है ये नाटक को अधिक विश्वसनीय बनाता है। और ऐतिहासिक नाटकों में तो इसकी जो आवश्यकता है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। इस तरह से नाटक का जो चौथा तत्व है वो है देशकाल अथवा वातावरण। ये नाटक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। छात्रों, नाटक के अगर पांचवें तत्व की बात करें तो वो आएगा नाटक की भाषा। नाटक की भाषा किस प्रकार की होनी चाहिए, नाटक में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो सबसे पहली बात यह होती है कि जो नाटक की भाषा है वो सर्वग्राह्य होनी चाहिए। नाटक की भाषा सर्वग्राह्य होनी चाहिए और सहज ग्राह्य होनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि नाटक में जो भाषा प्रयोग में ली जा रही है वो सहज होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, सुगम होनी चाहिए, है सहज ग्राह्य होनी चाहिए, सबके समझ में आ जानी चाहिए, है ना। तो ये और सर्वग्राह्य से तात्पर्य सभी के समझ में आ जाए, ऐसी भाषा का प्रयोग नाटकों में। आप ये भी मानते हैं कि नाटक जो विधा है वो दृश्य श्रव्य विधा है। इसको देखा भी जाता है और सुना भी जाता है। और इस जो साहित्य की जो दूसरी विधाएं हैं अगर उससे तुलना करें तो भाई नाटक श्रेष्ठ विधा है, इसको लोकप्रिय विधा है, इसको बहुत सारे आम आदमी तक इसको पढ़ता है। साहित्य का विद्यार्थी नहीं, एक आम आदमी भी साहित्य की नाटक विधा में रुचि लेता है। तो इसमें ऐसी भाषा का प्रयोग होना चाहिए जो सर्वग्राह्य हो, सबको आसानी से समझ में आ जाए, सहज ग्राह्य हो, जो आसानी से समझ में हो जाए, सरल, सहज, सुगम, ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। हाँ, लेकिन भाषा प्रभावोत्पादक होनी चाहिए। कठिन और क्लिष्ट शब्दों से तो परहेज करना चाहिए, लेकिन साथ में भाषा प्रभावोत्पादक भी होनी चाहिए। उसमें प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता भी होनी चाहिए। ऐसी भाषा का प्रयोग नाटक में किया जाना चाहिए। तो नाटक कहने का तात्पर्य कि नाटक की भाषा व्यवहारिक भाषा होनी चाहिए। भारतेंदु जी भी ये कहते हैं कि नाटकों में वो क्लिष्ट भाषा के पक्षधर नहीं है। वो कहते हैं क्लिष्ट भाषा की जगह वो कौन सी भाषा का प्रयोग करना चाहते हैं, सरल भाषा को महत्व देते हैं। भारतेंदु जी नाटकों में क्लिष्ट भाषा के स्थान पर सरल भाषा को अधिक महत्व देते हैं। तो इस प्रकार नाटक की भाषा सहज होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, सुगम होनी चाहिए, सहज ग्राह्य होनी चाहिए, सर्वग्राह्य होनी चाहिए, प्रभावोत्पादक होनी चाहिए, व्यवहारिक होनी चाहिए, कठिन शब्दों से परहेज करना चाहिए, क्लिष्ट शब्दों से परहेज करना चाहिए। इस तरह की भाषा नाटक में होना आवश्यक है। तो छात्रों, ये हुआ नाटक का पांचवा तत्व। और अब हम बात करेंगे नाटक के छठे तत्व की, और वह है नाटक का छठा तत्व, उद्देश्य। नाटक का छठा तत्व कौन सा है? उद्देश्य। देखिए भाई, हर विधा का अपना एक उद्देश्य होता है। इसी तरह से नाटक विधा का भी अपना एक उद्देश्य होता है। पाश्चात्य नाट्य शास्त्र में उद्देश्य तत्व पर बहुत अधिक बल दिया गया था। और जो प्राचीन भारतीय जो नाट्य शास्त्री थे, उन्होंने प्राचीन भारतीय जो अपने नाट्य शास्त्री थे, उन्होंने नाटक में तीन प्रधान तत्वों का होना आवश्यक माना है। वो तीन प्रधान तत्व कौन कौन से बताए थे? एक था नाटक की वस्तु, कथा वस्तु, कथा नाटक, और दूसरा था पात्र, और तीसरा रस। और पाश्चात्य नाट्यशास्त्र में किसका जिक्र हुआ था? पाश्चात्य नाट्यशास्त्र में नाटक के 6 तत्वों की बात हुई थी, या उन्होंने नाटक के 6 तत्व माना है।
वो छह तत्व कौन कौन से बताए थे, जो बाद में उसको उनका भारतीकरण हुआ और हिंदी में भी, हिंदी भाषा में भी जो नाटकों का सृजन हुआ 20वीं शताब्दी में, उन्होंने धीरे धीरे उन्हीं छह तत्वों को ग्रहण किया। और वो छह तत्व मैं आपके सामने यहाँ जिक्र कर रहा हूं। पहला कथानक, दूसरा पात्र अथवा चरित्र चित्रण, तीसरा कथोकथन अथवा संवाद, चौथा देश काल अथवा वातावरण, जो पांचवा तत्व है वो है उसकी भाषा शैली, नाटक की भाषा, और छठा तत्व है वो उसका उद्देश्य। तो तात्पर्य है कि जो छठा तत्व है उद्देश्य, वहां पर हम बात कर रहे थे कि नाटक में का भी अपना एक उद्देश्य होता है। तो ये उद्देश्य की पूर्ति एक नाटककार पात्रों के माध्यम से ही करता है। इसमें पात्रों को माध्यम बनाया जाता है, उनके संवादों को माध्यम बनाया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है छात्रों कि नाटक में जो उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नाटककार क्या करता है, नाटक के जो पात्र है और उनके जो संवाद है, उनके माध्यम से ही नाटकों का जो उद्देश्य है, नाटक का जो उद्देश्य है वो स्पष्ट कर देता है। तो इस तरह से नाटक का जो छठा और महत्वपूर्ण तत्व है वह है उद्देश्य। एक नाटक में कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है और उस उद्देश्य की प्राप्ति नाटककार किनके माध्यम से करता है, पात्रों के माध्यम से करता है, उनके संवादों के माध्यम से करता है। तो छात्रों, जो नाटक की संरचना के लिए हमने 6 तत्वों का जो जिक्र किया, जिन पर हमने प्रकाश डालने की कोशिश की, वो 6 तत्व आपके क्लियर है। पहला तत्व कथानक, दूसरा तत्व पात्र, तीसरा तत्व संवाद, चौथा तत्व देश काल वातावरण, पांचवा तत्व भाषा और छठा तत्व उद्देश्य। तो क्लियर है यहां तक? यानी कि नाटक की संरचना में इन 6 तत्वों का होना आवश्यक है। छात्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में